बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 19 में एंट्री टेस्ट के हवाले से जो टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में लिखा गया है उसका नाम है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को भी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। अब ये वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स से क्या मुराद है? आप लोगों को मैंने इसकी स्टोरी पूरी सुनाई भी हुई है चैप्टर नंबर 19 में। यहाँ पर तो हम लोग बेसिक पॉइंट्स एंट्री टेस्ट के हवाले से इसके डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वो मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें आप लोगों को याद है डी ब्रोगली अंकल ने ये कहा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वेव ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, यानी every moving particle is associated with a wave of particular wavelength। बच्चों, हर मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। और आप लोगों को पता है फिजिक्स की दुनिया में ऐसी वेव को हम लोग मैटर वेव का नाम देते हैं। ऐसी वेव को फिजिक्स की मार्केट में प्यारे बच्चों हम लोग किसका नाम देते हैं? मैटर वेव का नाम देते हैं। मैटर वेव्स क्या है? हर वो पार्टिकल जो मूव कर रहा है, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होती है उस वेव को हम लोग मैटर वेव बोलते हैं। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, सर जी बताएं मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या मैकेनिकल वेव्स हैं? हाँ जी, तो बताएं आप लोग कि मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं या मैकेनिकल हैं? जल्दी जल्दी बता दें। थोड़ा अभी तो मैं बड़ी आहिस्ता बोल रहा हूँ, अभी आगे देखो जरा, हमने शूटर बोलना है, एंट्री टेस्ट की क्लास है, ये शुगल वाली क्लास नहीं है। हाँ जी बताएं जल्दी जल्दी, मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं या मैकेनिकल है नेचर में? जी जूम वालों कोई भी नहीं है, माशाल्लाह, नाइस। याद रखिएगा बच्चों कि जो मैटर वेव्स हैं ये ना तो मैकेनिकल होती है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। इट इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ वेव। ये ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ना ही ये मैकेनिकल वेव्स हैं, ये कोई तीसरी टाइप है वेव्स की, ठीक है। और इनके ऊपर चार्ज वगैरह का कोई इनसे लेना देना नहीं होता, ये जस्ट मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है। और सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था किस अंकल ने? डी ब्रोगली अंकल ने। इन्होंने अपने थीसिस के अंदर, पीएचडी के थीसिस के अंदर ये स्टेटमेंट दी थी कि हर मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। वेव होती है और उसकी वेवलेंथ होती है, और उस वेव का मोमेंटम जो होता है वो आपको पता है P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा होता है। और ये भी आपको पता है कि P इज इक्वल टू एम वी होता है। तो जब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मिला देते हैं, P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, तो यहां से हमें पता चलता है कि बच्चों P इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। एम वी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा भी तो लिख सकता हूं, और यहां से लेमडा बराबर आता है एच ओवर एम वी। तो बच्चों कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है, इफ यू आर गिवन द मास ऑफ दैट पार्टिकल, velocity of the that particle, h is Planck's constant, you can calculate the associated wavelength of the wave with it। तो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इफ यू आर गिवन मास एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर इस फॉर्मूले से बच्चों डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज निकलते हैं। कैसे? अगर आप लोग यहां पर थोड़ा सा गौर करें, मैं इससे 3 तरह के बल्कि रिलेशंस निकालता हूं, 1 2 3। और से सुनते जाना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से, कोई दौड़ने की हमें जरूरत नहीं है, चिल मोल में। अच्छा, यहां पर आप लोग देखें कि h तो कांस्टेंट है। मैं कहता हूं जी 2 पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। या मैं कहता हूं जी 2 पार्टिकल्स हैं, उनका मास क्या हो? सेम हो।
ये दो पार्टिकल्स हैं, मैं कहता हूं उनकी वेवलेंथ क्या हो, उनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या हो, सेम हो। एमसीक्यूज हैं ये सारे, सुनते जाना जरा। लो जी, अब दो पार्टिकल्स अगर सेम स्पीड से मूव कर रहे हो तो बच्चों उन दो पार्टिकल्स में से किस पार्टिकल से जो वेव बनेगी वो बड़ी वेवलेंथ की होगी। तो बच्चों हम कहेंगे अगर स्पीड सेम होगी तो वेवलेंथ का मास के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर दो पार्टिकल्स का मास सेम हो मगर एक कम स्पीड से एक ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा हो तो उनकी एसोसिएटेड वेवलेंथ का उनकी स्पीड के साथ क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। अच्छा, मगर अगर दो पार्टिकल्स हैं, उनके अपने मास है, अपनी स्पीड्स हैं, तो मगर उनकी वेवलेंथ क्या है, सेम। अगर वेवलेंथ सेम होगी, एच बी कॉन्स्टेंट, तो एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। तो बच्चों उन पार्टिकल्स के मास और उनकी स्पीड्स के दरमियान में इनवर्स रिलेशन होगा। इसका मतलब अब देखें, मैं यहां पर कह सकता हूं कि बच्चों इफ टू पार्टिकल्स, लेट वी से, मैं आप लोगों को कहता हूं जी इफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है जी, इफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। अब सुने, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन की बात करता हूं, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, ये एमसीक्यू लिख सकते हैं आप लोग, मूविंग विद सेम स्पीड, मूविंग विद सेम स्पीड। बच्चों अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, द रेशो ऑफ देयर एसोसिएटेड वेवलेंथ, तो कहते हैं बताएं वेवलेंथ ऑफ अल्फा टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन रेशो किसके बराबर होगी। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की रेशो, जो वेवलेंथ की रेशो होगी वो किसके बराबर होगी। हाँ जी, जल्दी जल्दी जरा आंसर बताएं ताकि मैं आगे चल सकूं, हरी अप। अब आप लोगों ने इनकी वेवलेंथ की रेशो निकालनी है। एक ये बात है, सबसे पहले ना इस एमसीक्यू को भी सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक और टेक्निक बताता हूं। देखें, याद रखिएगा बच्चों कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, आपको पता है हीलियम न्यूक्लियाई है। अच्छा, फिर प्रोटॉन H11 होता है, ड्यूटेरॉन H12, ट्रिटियम H13, ठीक है। अच्छा, अब ये चार चीजें मैंने लिखी हैं, हीलियम लिखा है जी मैंने, यानी अल्फा पार्टिकल लिखा है, चले अल्फा लिख देता हूं मैं, ठीक है। इधर मैं प्रोटॉन लिख देता हूं, इधर मैं ड्यूटेरॉन लिख देता हूं और इधर मैं ट्रिटियम लिख देता हूं। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा गौर करें, ये जो नीचे वाली चीजें होती हैं ये इनके एटॉमिक नंबर होते हैं, जबकि ऊपर जो होती हैं वो इनके मास नंबर होते हैं। अच्छा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ट्रिटियम का मास प्रोटॉन के मास के मुकाबले में 3 गुना होता है, ड्यूटेरॉन का मास प्रोटॉन के मास के मुकाबले में 2 गुना होता है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं हीलियम और प्रोटॉन के मास को कंपेयर करें तो हीलियम में ऊपर आ रहा है 4, प्रोटॉन में ऊपर आ रहा है 1, इसका मतलब हीलियम का मास प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज्यादा होता है। एम आई राइट भाई, यहां तक समझ लगी है बात? जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सिमिलरली मैं कह सकता हूं प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल और ड्यूटेरॉन में से देखें तो बच्चों अल्फा पार्टिकल का मास ड्यूटेरॉन का क्या है, मतलब ड्यूटेरॉन का उससे हाफ है अल्फा पार्टिकल से। तो अब जरा यहां पर थोड़ी सी एक चीज पर गौर करना है आप लोगों ने, वो क्या है, वो चीज क्या है जी, जरा गौर से देखना यार। अब अल्फा वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, तो वेवलेंथ का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो ऊपर आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, नीचे आएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज्यादा होता है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन, ये नीचे आएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन से कट गया तो वेवलेंथ ऑफ अल्फा टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन 1/4 आ गई। और मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ अल्फा। ये लें, इसका मतलब है कि अब प्रोटॉन की वेवलेंथ अल्फा की वेवलेंथ से 4 गुना होगी। तो बच्चों ये एक छोटा सा एमसीक्यू था लगते हाथ, जो कि मैंने कहा कि आप लोगों को बता दे। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहता हूं जी अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अब जरा सुनना, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, ट्रिटियम, ये 5 मैंने लिखे हैं, ठीक है। मैं कहता हूं जी इफ दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड्स, अगर ये सेम स्पीड से मूव कर रहे हो तो इनकी वेवलेंथ के ऑर्डर क्या होंगे, आपने इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो ये देखें, आप लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर इनकी स्पीड सेम है तो मास देखें, मास सबसे ज्यादा किसका है, ऑब्वियस ही बात है, मैं कह सकता हूं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ
प्रोटॉन, ठीक है, इज ग्रेटर देन मैस ऑफ, सॉरी, अल्फा पार्टिकल का मैस ज्यादा है, उसके बाद ट्रिटियम का, उसके बाद ड्यूटेरॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, और सबसे कम बच्चों किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का। क्या ख्याल है? देख लें इसको जरा। मैस सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का है, उससे कम बच्चों ट्रिटियम का है, उससे कम बच्चों ड्यूटेरॉन का है। ओके, ओ भाई ठीक है। अब ये देखें जरा, जब मैस का रिलेशन ये है तो बच्चों मैं कह सकता हूं वेवलेंथ का इसके ऑपोजिट होगा। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ड्यूटेरॉन, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ट्रिटियम, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फा। तो बच्चों सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? अल्फा पार्टिकल की होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन की होगी। तो यहां तक ओके हो गया है, तो जस्ट रेज योर हैंड ताकि मैं आगे चल सकूं। जल्दी जल्दी मिनट लगाना जरा, हरी अप, रेज योर हैंड, हरी अप, मिनट लगाओ। तो बच्चों अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट था वेवलेंथ का स्पीड के साथ क्या रिलेशन है जी? इनवर्स रिलेशन है। अगर आप लोग यहां पर थोड़ा सा गौर करें, मैं कहता हूं जी टू पार्टिकल्स हैं, सेम मैस के हैं, ठीक है जी, मगर उनमें से एक पार्टिकल की स्पीड क्या है? एक लाइटर है, एक लाइटर स्पीड मतलब लाइटर कह रहा हूं सॉरी, एक कम स्पीड से मूव कर रहा है, एक ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। तो बच्चों मैं कहता हूं जी अगर एक पार्टिकल की स्पीड लार्ज है और दूसरे पार्टिकल की स्पीड क्या है जी? स्मॉल है, मगर तो फिर बच्चों वेवलेंथ जो होगी ना वो स्मॉल वाले की वेवलेंथ ऑफ मतलब जो कम स्पीड से मूव कर रहा होगा उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी? वो ज्यादा होगी, क्योंकि स्पीड जिसकी कम होगी उससे वेवलेंथ एसोसिएटेड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बच्चों याद रखिएगा स्पीड का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होगा अगर दो पार्टिकल्स सेम मैस से मूव कर रहे होंगे। मैं कहता हूं जी टू बुलेट्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड, sorry, two bullets having the same mass, one is moving with the speed 10 and the other is moving with the speed 20, which will have greater wavelength? जिसकी स्पीड कम होगी उसकी वेवलेंथ एसोसिएटेड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बच्चों ये एक छोटा सा यहां से भी एक टिप था बनता है यहां पर, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर मैं कहता हूं दो पार्टिकल्स हैं उनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ सेम है, इसका मतलब उनके मैस और स्पीड की रेशो क्या होगी? एक दूसरे के इनवर्स होंगे वो, और m1 ओवर m2 किसके बराबर होगा? और उन पार्टिकल्स की मैस रेशो जो होगी उनकी इनवर्स स्पीड रेशो के बराबर हुआ करेगी। जबकि इधर वेवलेंथ रेशो किसके बराबर हुआ करेगी? वो भी इनवर्स स्पीड रेशो के बराबर हुआ करेगी। तो बच्चों क्या आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ गए? तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ से एसोसिएटेड हम लोगों ने कुछ बातें की हैं। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो क्या है? इसको नोट कर लिया है, इरेज कर दूं मैं? अच्छा जी, इसको मैं इरेज करने लगा हूं। यहां पर अपना कुछ शॉर्टकट है बड़े ही इंटरेस्टिंग। अच्छा जी देखिए जरा, आप लोगों को पता है लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m v है, ठीक है। मैं आप लोगों से कहता हूं जी एक इलेक्ट्रॉन, आप लोगों ने ना ये वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये नीचे स्पीड रहेगी, ऊपर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको पता है m जो है वो मैस। अच्छा मैं कहता हूं जी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें। आप लोग कहेंगे h ओवर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन h ओवर मैस ऑफ प्रोटॉन इनटू स्पीड। मैं कहता हूं जी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अच्छा अल्फा पार्टिकल की h ओवर, या चलें आप लोग उसकी कर लें क्या नाम है ड्यूटेरॉन की, तो मैस ऑफ ड्यूटेरॉन इनटू स्पीड। फिर वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ट्रिटियम h ओवर मैस ऑफ ट्रिटियम इनटू स्पीड। फिर आप लोगों से मैं कहता हूं जी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल h ओवर मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू स्पीड। ये सारी की सारी वेवलेंथ्स आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ये 5 MCQs हैं। देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों को यहां पर एक चीज का पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 ये आ गया।
मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और स्पीड आप लोगों को भी नहीं पता। यहां पे ना हम एक शॉर्टकट निकालने जा रहे हैं, स्पीड आपको नहीं पता। आप लोग जब इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों आप लोगों के पास आंसर 7.2 इंटू 10⁻⁻ समथिंग आएगा। कितना आएगा जरा बताएं मुझे कैलकुलेट करके। नीचे v यहीं पर रहेगा, ये दोनों की जो रेशियो है 7.2 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगी और ये आंसर आएगा इसका मीटर में। ये कैसे आ गई? हाँ जी, ओ भाई मेरी बात सुनो, आप लोग थोड़ा सा गौर करें। अगर ये 6.63 है, नीचे 9 कंसीडर कर लें। अच्छा, मैं इसको 66 अगर बनाऊं ना, अगर मैं 6.6 को 66 बना दूं तो ये 10⁻⁻35 हो जाएगा। अच्छा, यानी ये 66 इंटू 10⁻⁻35 होगा। 66 को आप लोग ये 9 से डिवाइड कर दें तो आप लोगों को पता है कि 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो बच्चों, और ये -31 ऊपर जाके +31 होगा, 35 में से 31 निकाल दो, -4 का बचेगा। ये जब आप लोग पेपर में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तब आप लोग वहां पे बड़ी आसानी से गेस कर लेते हैं। तो खैर यहां पर ये वाली वैल्यू पुट करें और स्पीड से डिवाइड कर दें तो आप लोगों के पास अब आंसर आ जाएगा। अब मैं कहता हूं जी एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद दिस स्पीड, कैलकुलेट द एसोसिएटेड वेवलेंथ। तो जस्ट आप लोग यहां पे उसकी स्पीड पुट करें, ये शॉर्टकट याद रखें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। डन बच्चों। इसके बाद अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो बच्चों प्रोटॉन में यही रेशो बराबर आएगी 4 इंटू 10⁻⁻7 और नीचे स्पीड आ जाएगी और आंसर होगा ये मीटर में। जल्दी जल्दी इसको देख लें। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करता हूं किसकी, देखें अगर मैं बात करता हूं ड्यूटेरॉन की। अब देखें, आपको पता है ड्यूटेरॉन का मैस प्रोटॉन के मैस का डबल होता है और मैस डिनोमिनेटर में, तो इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये बेसिकली बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय स्पीड इंटू मीटर। यानी आप लोग देखें, अच्छा ट्रिटियम का मैस प्रोटॉन के मैस के मुकाबले में 3 टाइम्स कम होता है, ज्यादा होता है ट्रिटियम का मैस, तो इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये तकरीबन 1 पॉइंट कितना आता है जी, कैलकुलेटर पर आप लोग देख सकते हैं इसको, है कैलकुलेटर पर 1.3, कैलकुलेटर नहीं इसको बस वैसे ही, और 1.3 इंटू 10⁻⁻7 नीचे स्पीड और साथ में आ गया मीटर। और जब अल्फा पार्टिकल का मैस प्रोटॉन के मुकाबले में 4 गुना होता है तो ऊपर सिर्फ बचेगा 1 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय स्पीड इंटू मीटर। यानी अब ये शॉर्टकट आपको क्या बता रहे हैं, मैं कहता हूं जी अल्फा पार्टिकल इज मूविंग विद 100 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द एसोसिएटेड वेवलेंथ। तो जस्ट आप लोग इसको 100 से डिवाइड कर दें तो बच्चों वो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर बन जाएगा। इसी तरह आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे। ओके जी बच्चों, यहाँ तक शॉर्टकट समझ में लगे हैं। जल्दी जल्दी जरा हैंड रेज करना। तो ये भी आप लोग अब ये भी याद रख लें। हाँ जी नाइस, देखा ना, आप पता चल रहा है ना, एक्टिव बैठे हैं चर्सी लोग। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, आप लोगों को पता है मैस ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से ज्यादा कौन होता है, तो मैस ऑफ प्रोटॉन 1836 गुना मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक ये। अच्छा, उसके बाद मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूं मैस ऑफ, ठीक है जी, मैस ऑफ ड्यूटेरॉन, ठीक है, इज इक्वल टू डबल ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह ट्रिटियम का मैस जो होता है वो बच्चों 3 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ये इनके मैसेज की रेशो आप लोगों, ये मैसेज की रेशो भी आप लोगों से पूछी जा सकती है ना कई दफा, मतलब ये मैसेज की रेशो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोग प्रोटॉन का मैस पुट करें, इलेक्ट्रॉन का मैस पुट करें, उसकी रेशो ले 1836 ही आएगी, ठीक है। तो बच्चों ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को इंशाल्लाह टेस्ट के अंदर काफी हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। ओके जी, इसको कर लिया नोट आप लोगों ने। अब ना एक बात आप लोगों की किताब में और भी लिखी है, यहां पर जो उसने लैम्डा इज इक्वल टू H/mv है, ठीक है, ये वाला फार्मूला ना उसने ना यहां पर एक एग्जांपल दी है बुलेट की। बुलेट का उसने मैस भी दिया हुआ है, बुलेट की स्पीड भी दी है और उसकी उसने वेवलेंथ कैलकुलेट की है। और यानी उसने इस चीज को एक मरतबा बुलेट के लिए कैलकुलेट किया बच्चों और एक मरतबा इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया है। अच्छा, अब जब बुलेट के लिए उसने कैलकुलेट किया है तो बुलेट में जो वेवलेंथ आई है वो बड़ी ज्यादा आई है, बहुत ज्यादा आई है, 10⁻⁻34 आई है। आप लोग जो भी उसने वैल्यू ली है वो चेक कर सकते हैं। जबकि यहां पर ये वाली वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर में आ रही, तो यहां से पता चलता था कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं ना, मैक्रो पार्टिकल्स बच्चों, जो मैक्रो पार्टिकल्स हैं उनकी एसोसिएटेड वेवलेंथ जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, सॉरी मैं ज़्यादा बोल गया था, आई थिंक कम होती है।
वो बहुत ही कम होती है, और वो इतनी कम होती है कि वो किसी रेंज में आती ही नहीं है, वो मेजरेबल ही नहीं है, ना तो वो मेजरेबल है ना वो डिटेक्टेबल है, नॉट मेजरेबल एंड डिटेक्टेबल। तो बच्चों ना तो ये मेजरेबल है ना ही ये डिटेक्टेबल है, तो लिहाजा इसलिए हम लोग कहते हैं बुलेट, अगर मैं कहता हूं जी एक बुलेट मूव कर रही है तो बताओ उसकी वेवलेंथ, वो भाई होगी मगर वो इतनी कम होगी कि वो मेजरेबल या डिटेक्टेबल नहीं होती। तो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग ये वेवलेंथ के जो इफेक्ट्स हैं ये मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज नहीं करते, बल्कि हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए इसको डील करते हैं। तो बच्चों ये 10⁻⁻10 ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेवलेंथ आई है आप लोगों के पास, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं तो इनकी वेवलेंथ क्या है, मेजरेबल है। ये मेजरेबल कैसे है, ये एक्सरे रीजन में लाई करती है 1 एंगस्ट्रॉम, अगर आप लोगों को याद हो तो ये तो एक्सरे रीजन में लाई कर रही है, इसका मतलब ये मेजरेबल है। तो याद रखिएगा कि क्रिकेट बॉल, ये जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये वेवलेंथ के इफेक्ट्स एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, एटॉमिक साइज पार्टिकल्स के लिए ये एप्लीकेबल होते हैं जी। यहां तक ओके बच्चों, ये आप लोगों की बुक में उसने सारा टॉपिक लिखा हुआ है। उसके बाद एक बात और, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था कि वेवलेंथ का, ये देखें लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इधर करते हैं इसको, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv में अगर आप लोगों को याद हो तो मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं पार्टिकल्स की वेवलेंथ और उनके मास के दरमियान में, तो बच्चों इनवर्स रिलेशन होने की वजह से, यानी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वेवलेंथ का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह मैं अगर आप लोगों को कहता हूं जी नहीं मैंने तो वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो बच्चों वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान में ग्राफ उस वक्त ड्रॉ होगा अगर मास क्या होगा, सेम होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों ने बताना है कि मास, पार्टिकल्स के मास और स्पीड के दरमियान में ग्राफ भी इनवर्स रिलेशन की वजह से होगा अगर उनका वेवलेंथ सेम होगा। तो ये ग्राफ आप लोगों को इनवर्स रिलेशन के ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं, तो जस्ट ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताना है ड्रॉ करने के लिए, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। हरी अब जल्दी जल्दी, शाबाश। जी डन हो गया। अच्छा, इसके बाद ना वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स में बच्चों आप लोगों को पता है जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना चर्सी, इसकी वेव नेचर होती है, और इस इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को कैलकुलेट किया गया था डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट की मदद से। किसकी मदद से, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग इसको डिराइव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर होती है। इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन शो करता है, पोलराइजेशन शो करता है, इंटरफेरेंस वगैरह, ठीक है, ये हम लोग इसकी वेव नेचर में डिस्कस करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को इस एक्सपेरिमेंट की मदद से मेजर किया गया था। और इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। आपको पता है मैं इसको h/p लिख सकता हूं, मोमेंटम। अच्छा, अब एक चीज पे गौर करिएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं √2me। ये जरा सोचनेबल बात है, मैंने लिखा है p की जगह पर √2me, ये मैंने कैसे लिख दिया, और E यहां पर याद रखिएगा, E यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स होगी। अब ये कैसे आया, और यार ये देखो काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है p²/2m, तो बच्चों p² किसके बराबर आ जाएगा, 2m इंटू एनर्जी, तो मोमेंटम का फार्मूला √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो याद रखिएगा फोटोन के, ठीक है, जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम √2me भी होता है। तो बच्चों मैं यहां से ये भी कह सकता हूं फिर कि सो वी कैन से दैट कि वेवलेंथ का √ मास के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, मगर कब, जब पार्टिकल्स की स्पीड क्या, एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। इसी तरह वेवलेंथ का √ एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है अगर पार्टिकल्स का मास क्या हो, कांस्टेंट हो। ये नहीं, यहां से अलहदा ही और 2 पॉइंट निकले, इसको नोट करें, शाबाश। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अब इससे भी रिलेटेड फर्दर आगे डिफरेंट चीजें आ गई हैं। जल्दी जल्दी जरा शाबाश इसको देखें।
अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों आप लोग थोड़ा सा गौर करें। मैं ये भी कह सकता हूँ कि रेशो ऑफ द वेवलेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ द मैसेज। क्या ख्याल है? बिल्कुल कह सकता हूँ। अच्छा, इधर भी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि रेशो ऑफ द वेवलेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ द एनर्जीज। तो अब देखें, आपको पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन आ सकते हैं, टू पार्टिकल्स हैविंग द सेम मास एंड डिफरेंट एनर्जीज, द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंस विल बी इक्वल टू, नीचे ऑप्शन में लिखा होगा अंडर रूट में E2 ओवर E1, E1 ओवर E2, अंडर रूट में E1 इंटू E2। तो बच्चों इस तरह का एमसीक्यू होगा तो आप लोग वहां पे इजीली इसको कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इसी से रिलेटेड आप लोगों से पूछ लिया जाए, मैं कहता हूं जी कि दो पार्टिकल्स हैं, उनकी वेवलेंथ और उनके अंडर रूट मैस के दरमियान में भी क्या ग्राफ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ का अंडर रूट मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो अगर उनकी एनर्जी सेम होगी तो लिहाजा बच्चों ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में बनेगा। इसी तरह वेवलेंथ का और अंडर रूट एनर्जी का भी इनवर्स रिलेशन की वजह से ग्राफ ऐसा बनेगा, मगर कंडीशन क्या है इसमें, अगर मैस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, ज़्यादा मुश्किल ग्राफ वगैरह हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे अभी, वो हम लोग ईकैट या फंगैट में करते हैं, ठीक है। वो भी आप लोगों को ऑलरेडी इसके इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन फर्स्ट ईयर में बताए हुए हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखें, मैं आपको कहता हूँ जी टू पार्टिकल्स हैविंग सेम एनर्जी विच विल हैव ग्रेटर वेवलेंथ, तो बच्चों जिसका मैस कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। टू पार्टिकल्स हैविंग द सेम मैस बट वन हैज ग्रेटर एनर्जी एंड द सेकंड हैज लोअर एनर्जी, तो बच्चों जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वेवलेंथ का एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन, मगर जब मैस गिवन होगा, मतलब मैस कांस्टेंट होगा। ओके बच्चों, ये आप लोगों के पास रिलेशन आ गए, इसको नोट करें, शाबाश। जल्दी जल्दी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। अब यही जो आप लोगों के पास रिलेशन था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2me, इसी को हम लोग मजीद अब आगे लेकर चलते हैं। ये देखें, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2me में, अब E है काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होती है, तो लिहाजा मैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2mev भी लिख सकता हूं। m यहां पर इलेक्ट्रॉन का मैस है, E यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, v पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाया गया था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में। और वो यूजुअली ये एक्सपेरिमेंट में जो हमने ये यूज किया था, ये 54 वोल्ट यूज किया था, और जब आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन की थी वेवलेंथ की, तो 1.66 कितनी आई थी ये इलेक्ट्रॉन के लिए, जब यहां पर पुट किया तो वेवलेंथ आई थी 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। अब ये जो वेवलेंथ आप लोगों के पास उस वक्त आई थी, ये वो वेवलेंथ है जो कि मेजरेबल भी है, डिटेक्टेबल भी है। यहां से पता चला था कि इलेक्ट्रॉन्स की एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर वेव नेचर होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ मेजरेबल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर इन्होंने प्रूव की थी। खैर, अब जरूरी तो नहीं है कि ये 54 वोल्ट ही हो, ये तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया। अब हम लोग जनरली इस रिलेशन से बहुत सारे एमसीक्यूज बना सकते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये E सिर्फ अब मैं इलेक्ट्रॉन की ही बात नहीं करता, अब मैं इसको थोड़ा जनरल लिखता हूं। जनरल में इसको यूं लिखता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करता, मैं प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा, बीटा, जो मर्जी मतलब मैं पार्टिकल ले लूं यहां पर, तो मैं जनरली इसको लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2m क्यू यहां पर उस पार्टिकल का चार्ज होगा जिससे एसोसिएटेड वेवलेंथ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, 2m, ठीक है जी, और यहां पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं पहले, Q साथ में आ गया 1 ओवर अंडर रूट V। किसी को यहां तक समय लगी हो, थोड़ा सा गौर करें, मैंने h ओवर अंडर रूट 2mq को ही अलहदा कर दिया है और 1 ओवर अंडर रूट V को एक साइड पर लिख दिया है। अब यहां से मैं कुछ शॉर्टकट बनाने जा रहा हूं, वो शॉर्टकट क्या है जरा गौर से सुनना। ये h ओवर अंडर रूट 2mq, अच्छा अगर तो मैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहूंगा तो यहां पे आएगा h ओवर अंडर रूट 2m चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ओवर अंडर रूट V अपनी जगह पर। ये V यहां पर याद रखिएगा, ये V स्पीड नहीं है, ये स्पीड पोटेंशियल डिफरेंस है अपना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये स्पीड नहीं है, ये गलती नहीं करनी। तो अब देखें, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें। अब आप लोग इसको कैलकुलेटर पर जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आप लोगों की तो तबीयत साफ हो जाएगी। क्या ख्याल है? तो आप लोग अब इसको कैलकुलेटर पर नहीं करेंगे, आप लोग इसका डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए,
अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें तो 12.27 ये आ जाएगा बच्चों 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी, और आंसर ये आपको देगा एंगस्ट्रॉम में। ये जुबानी याद रखना है। मैं कहता हूं एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, तो बच्चों 100 कितना होगा, 100 का अंडर रूट 10, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा जी 1.227 एंगस्ट्रॉम, उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी। ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। इसी तरह बच्चों हम लोगों ने ये किसके लिए कैलकुलेट किया हुआ है, प्रोटॉन के लिए भी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, ड्यूटेरॉन के लिए भी और अल्फा पार्टिकल के लिए भी। प्रोटॉन के लिए 0.286 हो जाएगा, 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये प्रोटॉन के लिए आ जाएगा। इसी तरह ये ड्यूटेरॉन के लिए कितना आता है, अब ये कैलकुलेट तो नहीं करने की जरूरत, 0.202, अगर आप लोगों ने करना हो तो कर लें, 0.202 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। और बच्चों उसके बाद अल्फा पार्टिकल, इसका आंसर आता है 0.101 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये आप लोगों के पास आ गए। यूजुअली आप लोगों को पता है कौन सा यूज होगा, ज्यादातर जो यूज होगा वो ये होगा, ये वाला, और उसके बाद आ जाके ये वाला, ये बहुत कम बाकी, मगर ये है कि बता दिए आप लोगों को, फिर भी आप लोग इसको अच्छे तरीके से अपने माइंड्स के अंदर रख सकते हैं। जल्दी जल्दी इसको नोट करते जाइए, जब आप लोग घर में पढ़ेंगे ना, इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, तब आप लोगों की टिंड लाल होगी। अभी तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग बस पढ़ते जा रहे हैं। जी ओके बच्चों, अब आगे चल सकते हैं हम। तो अब बच्चों इसके बाद यहीं से, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसी में कुछ MCQs और भी हैं, ठीक है, ज़रा आप लोग उनको भी देख लें। कई दफ़ा पेपर में जब MCQ आता है ना, इसी में तो आप लोगों में से कई बच्चे वहाँ पर डरावनी शक्लें बनाकर बैठ जाते हैं। अब एक नेक्स्ट चीज़ आपको बताने लगा हूँ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट। ये देखें, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें कि ये जो फार्मूला है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट 2m QV। अच्छा, मैं कहता हूं यार, अगर इनमें पोटेंशियल कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाए, h भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, तो थोड़ा सा गौर से देखें, लैम्डा का अंडर रूट मैस के साथ और अंडर रूट क्यू के प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन आ जाएगा, अब इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब मैं यूं भी कह सकता हूं कि वेवलेंथ रेशो बराबर होगी प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ द मैसेज इनटू इनवर्स रेशो ऑफ द चार्जेस। क्या ख्याल है, ये देखें जरा, इज इट ओके? अब मैं यहां पे आप लोगों को कहता हूं जी, क्वेश्चन सुने जरा, क्वेश्चन सुने। अल्फा पार्टिकल and proton are accelerated through same potential difference। दोनों को सेम पोटेंशियल से आप लोगों ने एक्सेलरेट करवा दिया है। अच्छा, उसके बाद आगे कहता है द रेशो ऑफ देयर एसोसिएटेड वेवलेंथ्स की जो रेशो होगी प्यारे बच्चों, बताएं वो किसके बराबर होगी। हाँ जी, अब आप लोग इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप लोग यहां पर ये देखेंगे कि वेवलेंथ ऑफ अल्फा टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन बराबर होगी मैस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ अल्फा, मगर साथ में चार्ज भी आ रहा है, तो ऊपर आएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, नीचे आएगा चार्ज ऑफ अल्फा। अब ये देखें, मैस ऑफ प्रोटॉन आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स का मैस प्रोटॉन के मुकाबले में 4 गुना होता है, तो मैस ऑफ प्रोटॉन नीचे आ गया 4 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, उसके बाद चार्ज की बात कर दी, अल्फा का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के जस्ट डबल होता है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऊपर ही रहने दे, अल्फा का चार्ज प्रोटॉन से क्या होता है, डबल, और मैस 4 गुना होता है। अब ये क्यूपी से कटा, एमपी से कटा, तो बच्चों 1 ओवर अंडर रूट 4 और 1 ओवर 2 अंडर रूट 2,
तो बच्चों आपका आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2/√2। तो ये वेवलेंथ ऑफ अल्फा टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन रेशो होगी जो कि 1/2/√2 होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये बच्चों डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज जो हैं यहाँ से ये बनते हैं और ये पास पेपर्स में पहले भी कई मरतबा देखा गया है, मतलब डिफरेंट एंटी टेस्ट के अंदर ये ऑलरेडी आ चुका हुआ है जी। ओके बच्चों डन। ये हम इधर से भी तो कर सकते हैं। क्या ये जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है लैम्डा अल्फा इज इक्वल 0.101। और ये मेरा पुत्र मैं बताता हूँ, वो भी तुम्हारी बात ठीक है, मगर ये जब वैल्यूज़ आपको दिए हो ना पोटेंशियल की, जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ दी हो तब आप लोग पुट करके फ़ौरन आंसर निकाल सकते हैं। बाकी तुमने अपना दिमाग चला लो। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। हाँ हाँ तो 0.1। हाँ तो ठीक है, तुम 0.101 को तुम उससे डिवाइड करवा दो, अपना अल्फा और प्रोटॉन की बात की ना, इसको इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तब भी ठीक है। yes, हाँ जी, दिमाग चलता है तेरा फिर, हैं शानी, बहुत तेज़ हो गई हो। अच्छा जी, तो ये था बच्चों आप लोगों का छोटा सा टॉपिक वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में। अभी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की तरफ तो हम लोग गए ही नहीं है, उसका पार्ट 1 ही आज आप लोग समझ लें। जस्ट हम लोग अभी इसकी वेव नेचर ऑफ द क्या नाम है पार्टिकल्स को डिस्कस किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को डिस्कस किया है। अभी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इंशाल्लाह बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक थोड़ी बहुत बातें समझ आ गई होंगी।